सियासी घमासान के बीच आज स्पीकर की ओर दिए गए नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट गुट की याचिका पर फिर सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में सुबह 10 बजे सचिन पायलट समेत 19 विधायकों की याचिका पर सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधायकों को दल बदल कानून और पार्टी व्हिप के उल्लंघन पर नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ पायलट गुट ने गुरुवार को याचिका दायर की थी। पिछली सुनवाई में पायलट की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने पैरवी की थी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की थी। साल्वे और रोहतगी अपना पक्ष रख चुके हैं, जबकि अभिषेक मनु सिंघवी की जिरह शुक्रवार को अधूरी रह गई थी। सिंघवी आज दलील देंगे कि नोटिस देना स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में था। राजस्थान एसओजी की टीम देर रात एक बार फिर हरियाणा के मानेसर पहुंची। होटल में सचिन पायलट समर्थक कुछ एमएलए के होने की सूचना मिलने के बाद एसओजी के करीब आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पहुंचे। एसओजी विधायक भंवर लाल शर्मा पर शिकंजा कसने की तैयारी में, जिनके खिलाफ ऑडियो टेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बसपा नदी में आई बाढ़ में कई लोग फंस गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया गया कि पहाड़ों से बर्फ पिघलने के बाद नदी के पानी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके बाद पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। नदी में पानी बढ़ने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसने लोगों को परेशान कर दिया। जिस जगह पर वो लोग फंसे थे वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि वो लोग किनारे तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा सके। पानी का स्तर लगातार बढ़ने से उन लोगों की घबराहट भी बढ़ रही थी। हालांकि किनारे खड़े कुछ लोग उन्हें हिम्मत देते दिखाई दिए। जानकारी मिलते ही कुछ पुलिस वाले लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचे और रस्सी की मदद से फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। नदी के दोनों किनारे पर रस्सी बांधी गई और उसके बाद एक एक कर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बताया गया कि इस बाढ़ में सेब की फसल को भी भारी नुकसान हुआ। कुछ आदमी फंसे हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और इसको जल्दी से जल्दी हमारे को तुरंत राहत दिलाया जाए। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी से एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें दिखा कि भारी बारिश और पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से वहां बने एक पुल का हिस्सा बह गया, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं, जबकि 5 मकान पूरी तरह से मलबे में दब गए। हालात ये हो गए कि शहर के सड़कों से पानी ऐसा बहता दिखा कि मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के मुनस्यारी इलाके में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा तेजी से नीचे की तरफ गिरा और आसपास के इलाकों में बढ़ता चला गया। पानी के साथ बह रहे मलबे को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। पानी के साथ गिर रहा मलबा जहां से भी गुजरा वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली गई। वहां कई मकानों में भी मलबा भर गया, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि वहां 5 मकान पूरी तरह से मलबे में दब गए, जिसके बाद वहां रह रहे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। यहां बरसात की वजह से घरों में दरार पड़ गई। भारी बारिश की वजह से नदियां और बरसाती नाले भी उफान पर आ गए, जिसकी वजह से कई जगहों पर कटान हो गई, जबकि कई जगहों पर रास्ते बह गए। मलबा गिरने की वजह से वहां कई जगहों पर रास्ते भी बंद हो गए। सड़क निर्माण कार्य में जहाँ स्लाइड आया होगा, जहाँ पे आपदा की वजह से कोई मलबा आया होगा, उसको क्लियर करने के लिए हमने डीआरओ को सूचित कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी भी उसमें मदद करेगा, ट्रैक निर्माण करने में मदद कर सकता है। और हमने खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचित किया हुआ है कि दिसंबर तक का आपूर्ति वहाँ के सभी गोदामों में उपलब्ध करा दिया जाए और सितंबर तक का वितरण भी कर दिया जाए। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कार कंपनी निसान का प्लांट बंद करने के फैसले के खिलाफ हजारों कर्मचारियों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। निसान ने कुछ दिनों पहले भारी घाटे का हवाला देते हुए वहां पर अपने प्लांट को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से ही वहां पर प्रदर्शनों का दौर जारी है और अब नाराज कर्मचारियों ने कंपनी के इस फैसले के विरोध में संसद के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। संसद के बाहर जुटे कई कर्मचारी कंपनी में काम करते वक्त पहनने वाले लाल कपड़ों में दिखाई दिए। साथ ही वो अपने चेहरे पर मुखौटा भी लगाए नजर आए। बेरोजगार होने के खौफ में जी रहे कर्मचारी अपने हाथों में बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर सरकार से इस मुश्किल दौर में मदद की अपील करते दिखे। कर्मचारियों का ये प्रदर्शन पहले काफी दिनों तक बार्सिलोना में चला, लेकिन जब सरकार और कंपनी पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा तो वो अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए वहां से करीब 650 किलोमीटर दूर राजधानी मैड्रिड पहुंच गए। घात और विश्वासघात लगाकर लगता है चीन को इन 2 शब्दों पर हद से ज्यादा एतबार है।
तभी कई बार पकड़े जाने के बावजूद शी जिनपिंग अपनी इस आदत से बाज नहीं आए हैं। एलएसी से लगातार पीछे हटती सेना के बीच चीन की चालबाजी और धोखेबाजी की एक और कहानी सामने आई, जिसका भारत के पास पक्का सबूत है। चीन ने एलएसी की निगरानी के लिए अपने पश्चिमी कमान में जो एयरबेस बनाए, वहां नए हथियारों की फिर से तैनाती कर दी गई। चीन की चालबाजी का एक और सबूत। शी जिनपिंग की धोखेबाजी की एक और गवाही। लद्दाख में मात खाने के बाद भी चीन न माने। भारत के खिलाफ साजिश रचने के हजार बहाने। अगर धोखेबाजी और चालबाजी का कोई चेहरा होता तो ये बिल्कुल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरह होता। कूटनीति से लेकर रणनीति तक, आर्थिक से लेकर सामरिक तक, हर मैदान में भारत से मात खाने के बाद भी चीन ने कोई सबक नहीं सीखा है। भारत की ताकत देखते हुए ये बातचीत की टेबल तक आने के लिए मजबूर हुआ। लद्दाख सीमा पर हिंदुस्तान की ललकार को देखते हुए चीन ने पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन इस दौरान भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। खबर यह है कि चीन ने एलएसी पर निगरानी के लिए जो एयरबेस बनाया था, वहां पर लड़ाकू विमानों की नई खेप तैनात की जा रही है। ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत चल रही है और पीएलए लगातार एलएसी से पीछे हट रही है, ऐसे समय में नए हथियारों की तैनाती से आखिर चीन क्या साबित करना चाहता है? भारत के साथ सीमा विवाद को देखते हुए चीन ने पिछले कुछ सालों में एलएसी के करीब 12 एयरबेस बनाए थे। इनमें से ही एक है चीन के शिनजियांग प्रांत का हुटान एयरबेस, जहां पर शी जिनपिंग की एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का नया जखीरा तैनात किया है। वो भी उस समय जब भारत से सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ वार्ता का दौर चल रहा है। सीमा पर शांति के लिए चीनी अधिकारी कस्में खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। चीन ने शिनजियांग प्रांत के हुटान एयरबेस पर लड़ाकू विमानों और मिसाइलों की तैनाती की है। हुटान एयरबेस को चीन की वायुसेना एलएसी पर निगरानी के लिए इस्तेमाल करती है। विमानों और मिसाइलों के साथ रडार और एयर डिफेंस के नए सिस्टम भी लगाए गए हैं। सीमा विवाद पर वार्ता के दौरान चीन की ये हरकतें कई सवाल खड़े करती है। ये इस बात को दर्शाता है कि चाइना का चरित्र कितना दोहरा है। चाइना किस तरीके से धोखे के साथ बर्ताव कर रहा है। चाइना एक तरफ भारत से वार्ता भी कर रहा है, एक तरफ डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन की बात भी कर रहा है, और दूसरी तरफ वो अपने फोर्स के डिप्लॉयमेंट को भी बढ़ाता जा रहा है। तो चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हुटान एयरबेस पर चीन की ऐसी हलचल कई सवाल खड़े करती है, जिसमें सबसे अहम है इसकी स्थिति। चीन के शिनजियांग प्रांत का हुटान एयरबेस एलएसी से करीब 382 किलोमीटर दूर है। यहीं से पीओके के स्कार्दू एयरबेस की दूरी भी हुटान से बहुत ज्यादा नहीं है। वैसे भी चीन के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस जाते रहते हैं।
वैसे कहा भी यही जाता है कि जंग छिड़ने पर चीन पीओके के स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। जब भारत के साथ चीन का तनाव अपने चरम पर था तो चीन के 2 लड़ाकू विमानों ने स्कार्दू में लैंडिंग करके भारत को चेतावनी देने की कोशिश भी की थी। होटान एयरबेस पर यह हलचल एक बार फिर चीन की साजिश की तरफ इशारा करती है। भारत की रक्षा तैयारियां 2 फ्रंट वॉर को ध्यान में रख करके होनी चाहिए, क्योंकि चाइना की जिस तरीके से गतिविधि LAC पे दिख रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान का भी उसमें जो गठजोड़ दिखाई देता है, इससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरीके की युद्ध की स्थिति में चाइना पाकिस्तान की टेरिटरी का भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन की इस हवाई हरकत की बात यूं ही हवा में नहीं की जा रही है। देशों की सामरिक रणनीति पर निगाह रखने वाली एक एजेंसी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके चीन की इस हरकत का सबूत भी पेश किया है। चीन के होटान एयरबेस की पहली सैटेलाइट तस्वीर में लड़ाकू विमानों का जखीरा दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में सपोर्ट सिस्टम और चीन के शनाक्सी फाइटर प्लेन को साफ देखा जा सकता है। तीसरी तस्वीर में रडार को लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म नजर आता है और उसके कंट्रोल रूम भी दिखते हैं। ये तस्वीरें 17 जुलाई की हैं, यानी LAC से 300 किलोमीटर दूर चीन की हरकतें एक बार फिर तेज होती जा रही हैं। चाइना की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें धोखा देना, साम दाम दंड भेद और हर तरीके की अवसरवादिता, हर तरीके का विस्तारवाद उसमें शामिल है। इसी वजह से चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता और जो भी वार्ता चल रही है उसको लेकर के फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है। लेकिन चीन नहीं जानता है कि वो कितने भी J-8 और शनॉक्सी Y-8 जैसे फाइटर प्लेन्स की धौंस दिखा दे। भारत के सुखोई 30, मिराज 200 के सामने ये कहीं नहीं टिकने वाले। कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि LAC पर भारतीय हवाई ताकत के सामने चीन की हवाई सेना फुस है। इसलिए चीन कितनी भी कोशिश कर ले, भारत के गगन रक्षक उसे पल में पाट पड़ा देंगे। बिहार के किशनगंज जिले में भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने खेतों में जा रहे 3 लोगों पर फायरिंग की। बताया गया कि नेपाल पुलिस ने अपने खेतों में गाय भैंस तलाशने गए गांव वालों पर फायरिंग की और इस फायरिंग में घायल एक आदमी की हालत गंभीर है। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, दरअसल नेपाल की तरफ से यह हरकत की गई है। बताया जा रहा है कि नेपाल पुलिस ने अपने खेतों में गाय भैंस तलाशने गए जो गांव वाले थे उन पर फायरिंग की। दिल्ली के भलसवा इलाके की एक ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट से हड़कंप मच गया। वहां मुंह पर मास्क लगाए 3 लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान के अंदर पहुंचे और पिस्तौल दिखाकर लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में 3 लोग गहने की दुकान में घुसे और वहां मौजूद दुकानदार से बात करने लगे। इसी बीच एक बदमाश ने पिस्तौल निकाली और सामने बैठे दुकानदार पर तान दी, जबकि बाकी 2 बदमाशों ने दुकान में रखे गहनों को बैग में भरना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां के एक कर्मचारी के साथ सख्ती बरती और उससे महंगे जेवरात निकलवाए। एक बैग में ज्वेलरी भरने के बाद तीनों लुटेरे वहां से भाग निकले। दुश्मन को धोखे में रखते हुए उस पर पीछे से वार करने की चीन की पुरानी फितरत रही है, लेकिन अब भारत ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। जल से, थल से, वायु से भारत के जवान सीना ठोककर बिल्कुल सामने से शी जिनपिंग की सेना को चेतावनी दे रहे हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार के पास एक बड़े नौसेना अभ्यास को अंजाम देकर भारत ने एक बार फिर चीन को चौंकाने के लिए मजबूर कर दिया है। थल से शी की सेना पीछे हटी।
वायु में भी चीन पड़ा कमजोर। जल में भी चीन को नहीं चैन। भारत लगातार चीन को तीनों तरफ से घेरता जा रहा है। पहले लद्दाख में चीन की सेना हारकर पीछे हटी, फिर सुखोई और मिराज के सामने चीनी फाइटर प्लेन पानी मांगने लगे। अब समंदर में भी शी जिनपिंग की सेना भारतीय नौसेना के दम के आगे बेदम होती जा रही है। एक तरफ दक्षिण चीन सागर में अमेरिका लगातार चीन के एकाधिकार को चुनौती दे रहा है, तो दूसरी तरफ हिंद महासागर में भारत और जापान चीन का सांस लेना भी मुश्किल करते जा रहे हैं। जमीन पर मात देने के बाद भारत अब चीन को समंदर में घेरने की रणनीति पर तेजी से अमल कर रहा है। अंडमान निकोबार के पास भारतीय नौसेना के अभ्यास के जरिए भारत ने चीन को एक साथ कई संदेश दे दिए हैं। अब ये साफ है कि चीन की बेईमानी अब समंदर में भी नहीं चलेगी और इसमें भारत के सबसे बड़े सहयोगी हैं जापान और अमेरिका। सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जिसमें अंडमान निकोबार में एक बड़े नौसेना युद्धाभ्यास को अंजाम देकर चीन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। इस समुद्री ड्रिल से भारत ने चीन को संदेश देने का काम किया है। लद्दाख में चालाकियां कर रहे चीन की भारतीय जवानों ने एक नहीं चलने दी और अब समुद्र में भी भारतीय नौसेना चीन से दबने वाली नहीं है। भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक बड़े नौसेना अभ्यास को अंजाम दिया है, जिसमें विध्वंसक मिसाइलों के साथ लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। जून में ही मलक्का में भारत ने जापान के साथ एक बड़ा अभ्यास किया था और इसके ठीक कुछ दिन बाद भारत की इस ताकत को देखकर चीन की हालत खराब है। इस तरीके की एक्सरसाइज करके भारत ने ये स्पष्ट रूप से अपने जो शक्ति को जताया है कि यदि भविष्य में चाइना किसी भी तरीके की हिमाकत करता है तो चाइना के जो वाइटल सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जहां से चाइना का बहुत सारी वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, उसको भारत ब्लॉक कर सकता है। उसको जो है भारत पूरी तरीके से डोमिनेट कर सकता है। बात केवल युद्धाभ्यास की नहीं है। भारतीय नौसेना ने इस अभ्यास में जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए, उसे देखकर शी जिनपिंग के माथे पर भी पसीना आ जाएगा। भारत ने अंडमान निकोबार के पास हुए नौसेना युद्धाभ्यास में पोसाइडन P-8 विमान का इस्तेमाल किया। ये समुद्र में गश्त लगाने वाला एक सैन्य लड़ाकू विमान है। ये समुद्र के अंदर छिपे पनडुब्बी पर निशाना साधने में माहिर है। साथ ही समुद्र की सतह पर भी इसकी मार अचूक होती है। पोसाइडन P-8 घातक हार्पून मिसाइल से लैस होता है। हार्पून मिसाइल इतना घातक होता है कि इसे सबमरीन किलर के नाम से जाना जाता है। बात केवल ताकत दिखाने की ही नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारत की ये ड्रिल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ से चीन के कुछ समुद्री रास्ते गुजरते हैं, जहाँ चीन कई व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देता है। चीन के लिए ये ड्रिल किसी डबल अटैक जैसी है। चाइना के बढ़ते हुए आधिपत्यवादी व्यवहार की वजह से अब उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी भी कर रही है। तो ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये चाइना के नकारात्मक चरित्र के ऊपर लगाम लगाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी और ये चाइना को एक चेतावनी भी देती हैं कि चाइना यदि ऐसे ही इस तरह की मंशा उसकी जारी रही तो आने वाले समय में उसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। उधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन की घेराबंदी कर रखी है। ट्रंप ने अपने 2 बड़े वॉरशिप वहां भेजकर चीन की नाक में दम कर रखा है।
इधर हिंद महासागर में भारत ने जापान के साथ मिलकर जून में ही एक बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया था। ऐसे में चीन को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां जाए, किधर जाकर दुश्मन से अलग 2 मिनट चैन की सांस ले। अब चाइना पूरी तरीके से घिरता जा रहा है। चाइना को लोकतांत्रिक देश अपने लोकतांत्रिक वैल्यू सिस्टम के लिए एक तरह के खतरे के रूप में स्पष्ट रूप से देखने लगे हैं और चाइना की जो मंशा है वो पूरे विश्व में अथॉरिटेरियन वैल्यू सिस्टम को इम्पोज करने की है। वो पूरे विश्व में नंबर 1 बनना चाहता है और उसके लिए वो धोखे का, साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये सब उन पापों का नतीजा है जो कोरोना काल में चीन ने किए हैं। महामारी को लेकर शी जिनपिंग पहले ही दुनिया के निशाने पर थे। ऐसे में भारत से दुश्मनी मोल लेकर चीन ने अपने लिए शामत बुला ली है। और बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर के बाद विकास दुबे के सहयोगी जय वाजपेयी को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया। जय वाजपेयी यूपी एसटीएफ की हिरासत में था और जब विकास के भागने में जय की गाड़ियों के इस्तेमाल के खास सबूत नहीं मिले तो नजीराबाद पुलिस गई, जय को घर छोड़ने चली गई। लेकिन न्यूज़ 18 की खबर के बाद जय वाजपेयी को फिर थाने ले जाया गया। जय के खिलाफ आयकर और ईडी बेनामी संपत्ति और ब्लैक मनी की जांच करेगी। पुलिस ने जय पर आर्म्स एक्ट का मामला भी लगाया है। सौरभ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। सौरभ, देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से जय वाजपेयी पे शिकंजा कसा गया था और पुलिस को सबूत हाथ लगे थे कि किस तरीके से जय वाजपेयी ने विक्रू कांड में उसकी पत्नी और उसका सहयोग किया था पूरी तरीके से, चाहे उसका काले पैसे का बढ़ावा करना हो, जिस तरीके से उसके पैसे का कारोबार कराया जय वाजपेयी ने, तो जय वाजपेयी वो खजांची था जो विकास दुबे की आपराधिक दुनिया की कमाई, काली कमाई विकास कर रहा था। इस वक्त हम जय वाजपेयी के घर के ठीक बाहर खड़े हुए हैं। कल देर रात तक ये जानकारी आई, कल देर शाम, कि पुलिस ने आरोपी जय वाजपेयी को छोड़ दिया। उसके बाद जब मीडिया ने इस मामले को फिर से दिखाया तो कहीं ना कहीं पुलिस ने दबाव में इसको फिर से गिरफ्तार किया। तो कह सकते हैं कि लगातार जब इस पूरे मामले में जिस तरीके से न्यूज़ 18 मुहिम चला रहा है उसका ये असर है कि जय वाजपेयी जो अपराधी था, जिस पर पुलिस मेहरबान होकर एक बार उसको छोड़ रही थी, उसको देर रात फिर गिरफ्तार कर दिया गया है। साथ ही साथ एक अहम जानकारी दे दूं कि एक और साथी जो प्रशांत शुक्ला है उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर रात तक कुछ फैमिली ड्रामा चलता रहा वहाँ पर, जो नजीराबाद कोतवाली है, यहाँ की आदर्श कोतवाली, जहाँ पर इसको गिरफ्तार किया गया। देर रात तक वहाँ फैमिली ड्रामा चलता रहा, अधिकारियों से बात होती रही, चूंकि कहीं ना कहीं कौन सा वो समझौता था जिसके तहत जय वाजपेयी को छोड़ा गया था, ये समझना मुश्किल है, चूंकि अभी आला अधिकारी कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जब इस मामले पर ज्यादा प्रेशर बना तो एसएसपी दिनेश कुमार पी ने एक प्रेस नोट जारी किया और प्रेस नोट के माध्यम से उन्होंने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी। लेकिन कोई भी अधिकारी फोन पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब साबित हो गया है कि जय वाजपेयी वो खजांची है, जय वाजपेयी ने लगातार इसका साथ दिया, तो आखिरकार पुलिस ने इसको छोड़ा क्यों था? ये बड़ा सवाल था और आखिरकार फिर पुलिस को बैकफुट पे आना पड़ा। लगातार पुलिस जिस तरीके से एक के बाद एक पुलिस पर खुलासे हो रहे हैं, पुलिस के लगातार जो कारनामे हैं, चूंकि विकास की 2.5 दशक की काली दुनिया का कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़ा आरोप था कि, और आपको बता दें कि जो एसआईटी के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं वो शिवली कोतवाली पहुंचे थे। शिवली कोतवाली पहुंचकर उन्होंने सारे वो दस्तावेज लिए, चाहे वो संतोष शुक्ला हत्याकांड की फाइल हो, चाहे सर्वेश्वर पांडे की हत्याकांड की फाइल हो, उन्होंने सारी फाइलें ली। साथ ही साथ एक बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कई सारी बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया और ये वीडियो विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की शादी का है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के शर्मा के अलावा कई पुलिसकर्मी भी शामिल हुए थे, जिनका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें के शर्मा अपने 3 साथी पुलिसकर्मियों के साथ अमर दुबे को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दिए, जबकि 3 पुलिस वाले अमर दुबे की शादी में कुर्सियों पर बैठे नजर आए। इनमें एक महिला सिपाही भी शामिल थी। इतना ही नहीं, एक पुलिस वाला अमर दुबे के गले मिलते भी नजर आया। हालांकि इन सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हासिल कर दिया गया। मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की शादी पिछले महीने 29 जून को हुई थी, जबकि बिकरू गांव में 2 से 3 जुलाई की रात में विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हुए थे। जिसके बाद पुलिस ने अमर दुबे, प्रभात और विकास दुबे को मुठभेड़ में अलग अलग दिन मार गिराया था। अयोध्या में भारत के आराध्य श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन पड़ोसी देश नेपाल, या कहें कि राम की ससुराल, जहां से रामायण और रामकथा का अटूट नाता है, वहां के प्रधानमंत्री ओली भारत की अयोध्या का वजूद नकारने में लगे।
ओली का दावा है कि जिस अयोध्या में सीता का विवाह हुआ था वो नेपाल में ही है, लेकिन नेपाल में अयोध्या जैसी कोई जगह नहीं है। जिसे ओली अयोध्या बता रहे हैं वो दरअसल नेपाल के चितवन में एक छोटा सा वाल्मीकि आश्रम है। अयोध्या में मंगल मेला की तैयारी हो रही है। राम की नगरी में उल्लास का रंग छाने वाला है। भारत के आराध्य देव की नगरी बरसों से जिस पावन घड़ी का इंतजार कर रही थी वो बस आने ही वाली है। सरयू तट पर सदियों से उदास खड़ी अयोध्या में एक बार फिर मंगल गीत गाए जाएंगे, जब राम की अयोध्या में राम लला के मंदिर का शिलान्यास होगा। राम जन्मभूमि पर बड़े उत्सव की तैयारी की जा रही है, लेकिन राम की ससुराल कहे जाने वाले नेपाल में वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अलग ही राम राग अलाप रखा है। केपी शर्मा ओली का दावा है कि राम की असली जन्मभूमि नेपाल है। ओली के मुताबिक प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्य रामायण में जिस अयोध्या का उल्लेख है वो नेपाल के बीरगंज के पास एक गांव है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। भारत का राजकुमार राम है, सीता जी भारत का होइन, अयोध्या का राजकुमार। अयोध्या भनेको बीरगंज भन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। जनकपुर क्या अयोध्या बीरगंजको पश्चिमपट्टि टोलीमा। ओली के मन पर चीन की कुटिल चाल का साया ऐसा पड़ा है कि वो चीन के ही रंग में रंग गए हैं। चीन के शासक माओ त्से तुंग ने 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की थी और चीन को अपने मन मुताबिक संस्कृति में ढालने के लिए अत्याचारों का दौर शुरू कर दिया था। चीन के पुरानी पहचान के नामो निशान मिटा दिए गए, शहरों के नाम बदले गए, पुरानी इमारतें गिरा दी गईं, इमारतों के नाम बदले गए। चीन में रेड गार्ड्स नाम से एक युवा संगठन उभरा जिसका काम था माओ की शिक्षा फैलाना। माओ के रेड गार्ड्स ने देश भर में घूमकर सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर दिया। हालांकि नेपाल की पीएम ओली सरकार ने दमनकारी एजेंडा नेपाल पर नहीं थोपा है, लेकिन इसे चीन की संगत का असर ही कहा जाएगा कि सदियों से जो नेपाल की सांस्कृतिक विरासत है उसे ओली नई पहचान देने में जुटे हैं। इसीलिए नेपाल में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री जिस जगह को अयोध्या बता रहे हैं वो नेपाल के बीरगंज जिले में पर्सा जिले का ठोरी गांव है। नेपाल के ठोरी चितवन नेशनल पार्क और पर्सा नेशनल पार्क के बीच बसा एक गांव है। ये भारत के बिहार राज्य से सटा इलाका है। जनकपुर भी पास में ही है जो सीता की जन्मस्थली है। अयोध्या से हर साल राम बारात निकलकर जनकपुर जाती है। जनकपुर में राम बारात का भव्य स्वागत होता है और ये भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक रिश्ते की एक खास पहचान है। झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। महाकाव्य रामायण की मान्यता के मुताबिक पूरे भारत और नेपाल में माना जाता है कि जनकपुर में ही सीता का विवाह हुआ, लेकिन ओली अलग ही दावा ठोक रहे हैं। इस दावे के पीछे दो वजह हैं। पहला, सीता की जन्मस्थली जनकपुर का पास में होना और दूसरा, ठोरी के नजदीक चितवन में सीता का नाता होना। नेपाल के चितवन में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। इस आश्रम के बारे में मान्यता है कि सीता के दोनों पुत्रों का जन्म इसी आश्रम में हुआ था। इसी चितवन के आश्रम से कुछ दूरी पर ठोरी गांव है। अब ओली की हट है कि ठोरी गांव को
राम जन्मभूमि साबित करना है। इसलिए ठोरी गांव में नेपाल का पुरातत्व विभाग खुदाई करने की तैयारी कर रहा है। पुरातत्व विभाग अपने अध्ययन में इस बात के सबूत जुटाने की कोशिश करेगा कि ठोरी गांव में राम का जन्म हुआ था। ठोरी गांव में खुदाई के लिए नेपाल के मंत्रालयों और पुरातत्व विभाग के बीच चर्चा चल रही है। ये सारी कार्रवाई नेपाल के पीएम ओली के इशारे पर की जा रही है, क्योंकि जब से ओली के सिर पर चीन ने हाथ रखा है तब से नेपाल सरकार सदियों पुराने साथी भारत के साथ अपना सांस्कृतिक नाता और विरासत को अलग करने की कोशिश में लग गई है। ओली पर आरोप लगते हैं कि चीन ने उनके लिए खजाना खोल दिया है और ओली समझ रहे हैं कि चीन उनका मददगार है, लेकिन ओली भूल रहे हैं कि अपनी अलग पहचान बनाने के फेर में कहीं नेपाल अपना वजूद ही ना खो बैठे। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। देखते रहिए